नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज मैं अपनी छोटू सी किचन का छोटा सा टूर करा रही हूँ। हालांकि इसमें किचन में कुछ ऐसा है नहीं ख़ास देखने लायक, पर ठीक है जो भी है। तो मुझे एक्चुअली करनी थी कैबिनेट्स की सफाई, तो मुझे लगा क्यों ना साथ में आप लोगों को किचन भी दिखा दी जाए। तो काफ़ी हद तक तो वैसे आप लोगों ने देखी भी हुई है। तो सबसे पहले घुसते ही एंटर करते ही इस तरीके से मैंने अपना आटा कंटेनर रखा हुआ है रेड एंड वाइट कलर का, इस तरीके से एक स्टूल के ऊपर। और बिल्कुल एक्चुअली कंटेनर इतना बड़ा है कि अंदर जितने भी ड्रॉर्स हैं या शेल्फ्स हैं उसमें आता नहीं है, और आराम से खुल जाती है इस तरीके से ये वाली शेल्फ्स भी ऊपर नीचे की दोनों। तो इतनी कोई ख़ास दिक्कत इस कंटेनर की वजह से आती नहीं है। और ये वाला जो है एक मैं DIY है, ये ऐसे थर्मोकोल के ग्लास में एक ऊपर प्लास्टिक का आर्टिफिशियल फ्लावर लगाकर मैंने ही बनाया था। तो फिर आते हैं इधर ऊपर की ओर। तो ये आप लोगों ने देखा भी हुआ है, मैं पहले भी इसका ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक मेरी छोटी सी मिक्सी है और साथ में माइक्रोवेव रखा हुआ है। इधर इंडक्शन है और उसके बाद गैस स्टोव है। और ये जो आपको निशान दिख रहे हैं ये एक्चुअली यहाँ पे चाय बनती है। तो यहाँ पे जब अदरक को कूटते हैं ना तो उसकी छींट लग जाती है, और पता नहीं दिन में जितनी बार भी चाय बनती है हर बार सफाई करनी पड़ती है और हर बार ही इस तरीके से छींट लगती है। तो बस इस तरीके से पीछे स्विच बोर्ड्स हैं और इधर ये चिमनी है और उसके ऊपर ये एक बड़ी शेल्फ है। उधर आगे एक और शेल्फ मैंने लगवाई हुई है और इसके अंदर मैंने अपना मेरा जो बर्तनों का पुराना रैक हुआ करता था वो अंदर ही सेट करा दिया था। और इस तरीके से कारपेंटर ने क्या किया, इसको थोड़ा सा साइड से कट करना पड़ा क्योंकि जो लॉक्स थे शेल्फ के तो ये अंदर जा नहीं रहा था। तो उसने क्या किया, इस पूरे के पूरे रैक को ना ऐसे यहाँ से थोड़ा सा कट करके और इस तरीके से अंदर फिक्स कर दिया। बट प्रॉब्लम अभी ये है कि अगर मुझे इसे साफ़ करना है तो मैं इसे निकाल नहीं सकती, सिर्फ बर्तन बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद कपड़े से ही इसको साफ़ करना पड़ता है। पर ठीक है, अब ये अंदर हो गया है, इतनी जल्दी अंदर गंदा होता भी नहीं है क्योंकि कवर्ड है तो जल्दी से डस्ट जमती भी नहीं है। उसके बाद सबसे ऊपर वाली जो शेल्फ है इसका वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप लोगों ने देखा था कैसे मैंने जो चिमनी का पाइप है उसको कवर किया था, POP वगैरह की हेल्प से पूरा वाइट वॉश किया था, पेंट किया था इनको अंदर से। और इस तरीके से ये जो गोल वाली विंडो आपको दिख रही है जहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल प्लांट रखे हुए हैं, फ्लावर्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे पहले एग्जॉस्ट फैन हुआ करता था। और इस तरीके से एक ये शेल्फ है, इसके ऊपर मैंने अपने मिक्सी के जार रखे हुए हैं। और ये वाला तो आपने देखा ही हुआ है। एक्चुअली ये मेरा काउंटर टॉप है और यही मेरा वर्क स्टेशन है किचन का। सिर्फ इतना सा स्पेस मुझे मिलता है जब भी मुझे खाना बनाना होता है, तो कोई भी सब्ज़ी वगैरह कटिंग करनी हो या आटा गूंदना हो। उसके अलावा बर्तन मांजने के बाद, क्योंकि साइड में सिंक है, बर्तन मांजने के बाद जो भी बर्तन रखने होते हैं वो भी यहीं पर रखने होते हैं। तो मेरे YouTube वीडियोज़ वगैरह जो भी बनते हैं वो बस यही वाला कॉर्नर होता है जहाँ पर मैं सारे जो भी वीडियोज़ बनाती हूँ इसी कॉर्नर में बनाती हूँ। तो कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि बर्तन भी रखे होते हैं, यहाँ पे बर्तन का रैक रखा होता है जिसमें बर्तन बन चुके होते हैं, तो ठीक है, पर हो जाती है एडजस्टमेंट। उसके अलावा ये वाली जो बास्केट थी जहाँ लॉन्ड्री मेरे एरिया में लगी हुई थी वो मैंने यहाँ पर हैंग कर दी है। ये स्प्राउट मेकर और इस तरीके से एक विंडो है, अभी फ़िलहाल ये बंद ही रहती है क्योंकि क्या है, सामने वाला घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अब मैक्सिमम मैं इस विंडो को बंद ही रखती हूँ। हाँ, सुबह शाम जब लेबर्स चले जाते हैं उस टाइम में थोड़ी देर के लिए खोल लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट अंदर आता है और उसके अलावा प्राइवेसी रीज़न भी है, तो इसलिए मैं इसको हमेशा कवर करके रखती हूँ, बंद करके रखती हूँ। साथ में ये जो ये सीमेंट था एक्चुअली ये पूरा उतर गया था, तो लॉकडाउन में ही पिछले साल मैंने ही इसको जुगाड़ करके थोड़ा बहुत इसे ठीक किया था। क्योंकि घर भी काफ़ी पुराना हो चुका है और मेंटेनेंस रिपेयर तो मांगता ही है। लगभग मैं बता ही चुकी हूँ 18-20 साल पुराना ये घर है। उसके बाद RO लगा हुआ है सिंक के साइड में ही, और एक ये कैबिनेट मैंने अलग से रखवाई हुई है। और इसके अंदर पहले मैं रखती थी इसको ब्रेकफास्ट स्टेशन की तरह, और अभी ये मेरी बिल्कुल पेंट्री है और ऊपर ही आलू प्याज वगैरह अदरक कूटने का ये सब चीज़ें यहीं पे रखी रहती हैं। और उसके बाद ऊपर जो शेल्फ लगी हुई हैं उसमें ऐसे ही रैंडम सामान है, किसी में टिफ़िन है, किसी में बेकरी आइटम्स हैं। और जो सबसे ऊपर है इस रैक के ऊपर मैंने इस तरीके से कुकर्स हैं या सैंडविच मेकर है, इडली मेकर, एक्स्ट्रा बास्केट्स हैं और मिट्टी वाला तवा, इस तरीके से रैंडम चीज़ें रखी हुई हैं। और इस तरीके से बच्चों के सारे टिफ़िन स्कूल्स के या हमारे ऑफिस के जो सब हैं वो इसी में, इस तरीके से वो कभी डिटेल्ड वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि अंदर क्या क्या है। तो यहीं पे मैं अपना हिसाब, जो भी सिलेंडर कब लगाया है या RO की कैंडल कब चेंज हुई है, सारा हिसाब यहीं पे मैं अंदर लिख लेती हूँ। और बस कुछ इस तरीके से ही मेरे किचन का एक व्यू है। और ये मैंने मैट्स नीचे डाले हुए हैं और ये ही बास्केट रखने की जगह है, इसके अलावा किचन में कहीं भी मेरी ये बास्केट रखने की जगह नहीं है।
तो फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। तो आज मुझे जो मैंने आपको गैस स्टोव के आसपास का कॉर्नर दिखाया था, इसकी सफाई करनी है। एक्चुअली क्या होता है, जब घर छोटा हो या कोई स्पेस छोटा हो ना, तो उसको वो साफ़ करना बहुत आसान होता है। लेकिन जितना साफ़ करना उसको आसान होता है, उतना ही जल्दी वो गंदा भी होता है। तो देखिए किस तरीके से मेरे ऑर्गेनाइज़र्स हैं, बिल्कुल काले हो गए हैं और इस तरीके से। और एक ये वाला तो बहुत ज़्यादा गंदा है। एक्चुअली इसमें ना शहद की बॉटल रखी रहती है, तो उस पे कुछ ड्रॉप्स शहद की गिरी हुई हैं। तो काफ़ी वैसे मैं करती रहती हूँ, मतलब 20 दिन में 25 दिन में जैसे मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा गंदगी हो गई है, उस टाइम पर मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। तो लेकिन फिर भी वही है कि हाँ रोज़ सफाई करो, रोज़ ही गंदा होता है। तो देखिए कितना ज़्यादा डस्ट इसमें आ चुका है। और इस तरीके से ये कुछ दालचीनी के टुकड़े ना मैं हमेशा ही रखती हूँ ऐसे शेल्फ्स ड्रॉर्स के अंदर। इससे ना चींटी वगैरह नहीं आती हैं या कॉकरोचेज़ नहीं आते हैं इसकी स्मेल से। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल इसकी होती है। इसी तरीके से इसकी जगह लौंग के दाने भी डाल सकते हैं, तो भी जो चींटी वगैरह है वो दूर ही रहती है शेल्फ्स वगैरह से। तो बस एक एक करके मैं इन रैक्स को खाली करती जाऊंगी और उसको साफ़ करूंगी। तो सबसे पहले नॉर्मल मैंने जो डस्टर है उसको गीला कर लिया है सिंपल पानी से, और उसको मैं एक बार पूरे रैक को इस तरीके से इस शेल्फ को साफ़ कर रही हूँ। और उसी में ही इतना ज़्यादा डस्ट निकल गया है कि ये मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही ये डस्टर निकाला था और बिल्कुल नया था। और देखिए कितना काला ये पड़ गया है। और उसके बाद डस्टर को धो के एक बार और मैं दोबारा से इसे फिर से पोंछ दूँगी। मैं और बच्चे ना इस कॉर्नर को, या जो ये वाला जो मैंने एक रैक यहाँ पर बनवाया हुआ है, इसको ना मजाक में मसालेदार कॉर्नर कहते हैं। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे दो तो मसालदानी है मेरी, उसके अलावा सारे मसाले, राजमा मसाला, छोले मसाला, सांभर मसाला, या और भी जो दालचीनी वगैरह, मतलब सब तरीके के मसाले ना इसी पे रखे रहते हैं। तो वो तो मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया, लेकिन ये मुझे साबुन से ही धोने थे। तो इस तरीके से स्पंज की हेल्प से और जो भी बर्तन मांजने का जो जूना होता है उसकी हेल्प से मैंने इसको अच्छे से रगड़ के धोया, बिल्कुल साफ़ हो गए, ये चमक गए। बस अब इसको मैं साथ के साथ किसी सूखे कपड़े से पोंछ के और इसको अब साथ के साथ ही मुझे अरेंज करना है। तो पहले ना किचन में जो अलग तरीके का वुडन वर्क हो रखा था, तो उसके बाद अभी कुछ साल पहले मैंने चेंज करा लिया था उसको, सारे पुराने वाले, क्योंकि वो लकड़ी भी काफ़ी गल गई थी, उसको निकलवा के और ये दोबारा मैंने ये इस तरीके से वुडन वर्क कराया था। तो ये जो रैक मैंने बनवाया था ये ऐसे ही बना लिया था मैंने, ऐसी कोई साइज़, क्योंकि चिमनी लगने के बाद इतनी जगह बच रही थी तो उसमें मैंने करा लिया। और उसके बाद जब मैंने ये ऑर्गेनाइज़र्स खरीदे ना, बाई चांस ऐसा हुआ कि ये 2 ऑर्गेनाइज़र्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से मैं एक साथ रखती हूँ तो बिल्कुल फिट आते हैं। और जिस टाइम पे मैंने बनवाया था उस टाइम मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे रखूँगी। बस यही वाले जो पीसीज हैं दालचीनी के वापस से मैं इन्हीं में डाल दूँगी। और ये डब्बे तो ज़्यादा गंदे नहीं हैं, बस ऐसे ही गीले कपड़े से पोंछ के मैंने वापस से जमा दिए। और इसमें भी क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं डब्बों में जो बहुत रेयरली यूज़ होती हैं, वो मैं सबसे लास्ट वाली रो में रखती हूँ। फिर उसके बाद जो कभी कभी यूज़ होते हैं वो मैं बीच वाली रो में रखती हूँ, और जो डेली यूज़ होते हैं उनको सबसे आगे रखती हूँ। तो बस इसी तरीके से। और ये डब्बा है ना, इसमें चाट मसाला है, हालांकि ये डब्बा ना हींग का है। तो एक बार हम खाटू श्याम जी गए थे लास्ट ईयर, तो लॉकडाउन से जस्ट पहले, तो उस टाइम पर हम खाटू श्याम जी से लाए थे। इस पर लिखा तो हाथरस वाली हींग है, लेकिन हमने इसे ख़रीदा था खाटू श्याम जी से, और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल हींग थी ये। और बस इसमें मैंने इस तरीके से चाट मसाला रखा हुआ है। तो ऐसी रैंडम सामान मैंने इस तरीके से कुछ डब्बे ख़रीदे हुए हैं और कुछ पुराना जो मैंने रिसाइकिल किया हुआ है एक तरीके से उन डब्बों को। तो बस इस तरीके से। उसके बाद ये शहद की बॉटल है। एक्चुअली क्या है, इसका जो सिस्टम है ना शहद निकलने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे मैंने बड़ा डब्बा 1 किलो का ख़रीदा हुआ है और मैं इसी बॉटल में डाल लेती हूँ उसको, जैसे ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ से निकालना बहुत आसान होता है शहद को, और बस इसी में मैं, जैसे ये बॉटल में ख़त्म होता है फिर इसे इसी में ही डाल लेती हूँ। उसके बाद नीचे वाली शेल्फ में तो ये 3 कंटेनर बिल्कुल नए हैं, अभी तो साफ़ ही हैं। चीनी, चाय पत्ती और कॉफ़ी मैंने इनमें रखी है। और इस तरीके से ट्विस्ट एंड पिक के ये टर्न टेबल है, इसके अंदर ही मैंने रखा हुआ है। ये भी मैंने अमेज़ोन से ली थी और काफ़ी साल हो गए हैं, काफ़ी साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी कन्वीनियंट होता है इसकी वजह से सामान को पिक करना या किसी कंटेनर को पिक करना। और ये एक मसालदानी मैं पहले भी वीडियोज़ में दिखा चुकी हूँ। तो कुछ ऐसे मसाले जो रोज़ यूज़ नहीं होते, जैसे सरसों, सौंफ, दालचीनी, मेथी, अजवाइन, तो इस तरीके के रैंडम मसाले इसमें रखे हुए हैं मैंने। और साथ में एक बार ये मुझे गिफ्ट में मिली थी साईं बाबा की तस्वीर, ये भी मैंने यहाँ रखी है। उसके अलावा मेरे ये म्यूज़ बर्ड्स हैं, तो जब किचन में खाना वगैरह बनाते टाइम या कोई काम करती हूँ उस समय पर गाने वगैरह सुनने हो या फिर अपनी कोई मूवी वगैरह देखनी हो तो उस टाइम पे ये काम आ जाते हैं।
तो यहीं पे मैं रखती हूँ इसीलिए। और ये मेरी दूसरी जो मेन मसालेदानी है जिसमें रेगुलर यूज़ वाले मसाले हैं। और इस तरीके से एक और ये रैक ऑर्गेनाइज़र है, ये भी यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो बस इन दोनों को भी मैं धो दूँगी इतने, तब तक क्या होगा ये सूखेंगे तो तब तक मैं उस शेल्फ को क्लीन कर लूँगी। छोटी किचन होने के जहाँ नुकसान है तो ना वहाँ फ़ायदे भी बहुत हैं। एक तो ना सुपर ऑर्गेनाइज रहती हैं, क्योंकि हमें पता है हमने जो जो सामान किचन में रखा है वो सारा यूज़ होने वाला ही है। ये नहीं कि कुछ भी हम जो भी मन में आया वो सब रख दिया। और देखिए ये तो बहुत ज़्यादा गंदी है, इसे तो मुझे लग रहा है कि साबुन वगैरह से ही साफ़ करना पड़ेगा। बिल्कुल ना चिकनी भी हो रखी है, क्योंकि थोड़ी नीचे की है तो चिकनाई वगैरह है इंडक्शन की वो भी आ जाती है। तो इसको तो मुझे स्क्रबर से ही साफ़ करना पड़ा। उसके बाद बस इस तरीके से मैंने साफ़ गीले कपड़े से पोंछ दिया सारा साबुन, और बिल्कुल चमक गई है ये वाली कैबिनेट तो अब बिल्कुल मेरी। और जो साफ़ जगह होती है ना, साफ़ सुथरी जगह, तो पता नहीं मतलब शुरू से ही ऐसा लगता है कि ना साफ़ सुथरी जगह, स्पेशली जो किचन होती है, तो खाना बनाने का भी मन करता है, काम करने का भी मन करता है, छोटा मोटा डेकोरेशन भी कर रखा हो। तो अब सोचने वाली बात है कि किचन में डेकोरेशन की क्या ज़रूरत है, पर ठीक है खुद के लिए। तो अभी साईं बाबा की तस्वीर के लिए जो पूजा वाला एक डस्टर है ये मैं यूज़ करूँगी अलग से। और ये थोड़े से जंग के निशान इस पे लगे हुए हैं, क्योंकि जहाँ मैं इसको सुखाती हूँ तो वो थोड़ा सा ना लोहे का है, तो वहाँ का जो जंग के निशान, इस पे जो रस्ट के जो निशान होते हैं वो इस पे लग जाते हैं। तो बस इस तरीके से इन सभी मसालदानी वगैरह को भी इसी तरीके से गीले कपड़े से पोंछ के मैंने वापस अपनी जगह पर रख दिया। उसके बाद ये एक मैंने मिक्सी भी यहीं पे रखी हुई है। वैसे मेरे पास हालांकि फूड प्रोसेसर भी है, बट जगह मेरे पास ऑलरेडी इतनी कम है, तो वो मैं कभी कभी जब यूज़ में लेना हो तभी उसे बाहर निकालती हूँ। तो ये एरिया तो मेरा ऐसे लगभग साफ़ होता रहता है मिक्सी के यहाँ से तो, लेकिन जो माइक्रोवेव वाला है ना वो थोड़ा सा एरिया मेरा गंदा निकलेगा। और ये तेल के कंटेनर, मैंने सरसों का तेल और जो रिफाइंड है वो यहाँ पे रखती हूँ। तो माइक्रोवेव के पीछे हाँ ज़रूर थोड़ा गंदा मिलेगा, क्योंकि इसको मैं रोज़ साफ़ नहीं करती हूँ। ये देखिए कितनी गंदगी माइक्रोवेव के पीछे से निकली है। हालांकि इंडक्शन के नीचे या गैस स्टोव के नीचे तो रोज़ ही सफाई होती है। तो क्योंकि माइक्रोवेव बिल्कुल इंडक्शन के साइड में, तो जैसे तड़का वगैरह लगाते हैं या यूट्यूब वीडियोज़ में बनाती हूँ तो सब्ज़ी वगैरह जब छोंकती हूँ तो वो निशान भी इस पर पड़ जाते हैं। तो हालांकि वो मैं साफ़ करती रहती हूँ, तो ज़्यादा गंदा वो नहीं है। उसके बाद चिमनी भी मेरी गंदी थी, और काफ़ी गंदी थी, थोड़ी नहीं, क्योंकि अभी क्या है त्यौहार वगैरह है, काफ़ी पकवान बन रहे हैं रोज़ घर में। और मेरा तो यही है, क्योंकि ये क्या होता है कि एक होली वाले दिन ही सारे, यानी कि इकट्ठे सारे पकवान एक ही दिन बनाए, तो ये होता है मतलब 8-10 दिन पहले से ही ना किचन में प्रोसेस शुरू हो जाता है, कभी कुछ बनाया कभी कुछ बनाया, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता है सब चीज़ें बनाना। तो बिल्कुल चिकट गए हैं इस टाइम पे मेरे हाथ भी, बहुत ही ज़्यादा, वाकई में बहुत ही ज़्यादा था, शायद वीडियो में कैप्चर भी नहीं हुआ, इतने गंदे इसके जो फ़िल्टर हो रखे थे। और ये तो साफ़ भी नहीं होने वाला, ये तो मुझे स्क्रबर से और साबुन के पानी की हेल्प से ही साफ़ करना पड़ेगा। और ये चिमनी भी मैंने लगभग 9-10 साल पहले लगवाई थी, लगभग 2011 में। तो अब मैं सोच रही हूँ इसे भी चेंज कर लूँ। एक्चुअली क्या है, जब ये चलती है ना बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो अब तो बहुत अच्छी अच्छी अलग टेक्नोलॉजी वाली चिमनी आ गई हैं, बिल्कुल जो साइलेंट होती हैं, शोर नहीं करती। तो अभी मैं सोच रही हूँ। और देखिए कितनी गंदी हो गई है, मतलब साबुन से मैंने साफ़ भी किया है, उसके बाद भी जो अंदर के फ़िल्टर्स हैं ना, तो जहाँ पे जूना नहीं पहुँच पाता वहाँ भी इतना ज़्यादा चिकनाई जमी हुई है। तो उसके बाद बारी आई गैस स्टोव को साफ़ करने की, और गैस स्टोव तो मेरा साफ़ ही है, ज़्यादा गंदा नहीं है। ये तो दिन में पता नहीं मतलब 3 बार खाना बनता है, तो तीनों बार ही साफ़ होता है। तो बस आज मैंने थोड़ा सा स्क्रबर की हेल्प से इसको साफ़ कर दिया है। और पीछे की टाइल्स भी मेरी साफ़ ही रहती हैं, क्योंकि जितनी बार मैं गैस साफ़ करती हूँ हर बारी मेरी आदत है जो आसपास की टाइल्स या ये कैबिनेट वाला साइड का एरिया, इन्हें मैं साफ़ करती ही रहती हूँ। गैस के नीचे भी हमेशा ही साफ़ रहता है। तो बस जो इसके जो भी ये ऊपर गैस के सामान हैं, इसको भी मैंने इस तरीके से स्क्रबर की हेल्प से साफ़ कर दिया है। तो ज़्यादातर तो ये हमेशा साफ़ ही रहती है, बट ठीक है अब सारी सफाई हो रही थी तो साथ के साथ इन्हें भी मैंने साफ़ कर लिया। तो ये सब चीज़ें तो मैंने साफ़ कर ली हैं, लेकिन क्या है जो चिमनी के फ़िल्टर्स हैं ना वो अभी मैंने छोड़ दिए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा गंदे हैं कि अभी वो इस तरीके से रनिंग वाटर में बिल्कुल भी साफ़ हो ही नहीं पाएंगे। और बाकायदा मुझको ना रात भर के लिए उनको इस सिंक में और गर्म पानी भर के फिर छोड़ना पड़ेगा, कम से कम 1-2 घंटे के लिए तो ज़रूर छोड़ना पड़ेगा। तो ये मैं बाद के लिए ही पेंडिंग छोड़ दिया है ये वाला काम मैंने। और छोटी किचन होने का सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आप लोगों को बताती हूँ, सबसे बड़ा क्या काफ़ी बड़ा है कि ना जब किचन हमारी छोटी होती है तो क्या होता है ऑटोमेटिकली हमारी जो पेंट्री है जहाँ पे हम अपना राशन स्टोर करते हैं वो भी छोटा हो जाता है। उससे क्या होता है हमारा जो
सामान के या पेंट्री के ख़राब होने की ना गुंजाइश ख़त्म सी ही हो जाती है, क्योंकि हम ट्रैक करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं बार बार हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो बस इस तरीके से मैंने ये वाला जो कॉर्नर है बिल्कुल चमका दिया है, एकदम शीशे की तरह हर एक चीज़ चमकने लगी है और बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैंने पूरी किचन की सफाई कर ली थी और ये मैंने अभी छोड़ा हुआ था क्योंकि होली नज़दीक है, तो मुझे लगा कि जितना मतलब होली के आसपास ही, क्योंकि कॉर्नर ना गंदा भी बहुत जल्दी होता है, तो मुझे लगा क्यों ना होली के बिल्कुल आसपास ही, अब 2-3 दिन बचे हैं तो उसी के आसपास ही इसको मैं साफ़ करूँगी। तो बिल्कुल अच्छे से चमक गई है ये पूरा एरिया, पूरा कॉर्नर बहुत सुंदर लग रहा है। और उसके बाद सामने वाली जो वॉल है, यहाँ तो मैंने ना अभी मग ऑर्गेनाइज़र हैंग किया था, तो ड्रिल वगैरह करनी पड़ी थी, तो उस टाइम पे ही बिल्कुल साफ़ कर दी थी। और एक्चुअली ये सनमाइका लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे मेरी पुरानी क्रॉकरी यूनिट हुआ करती थी, तो वो हटवाई, तो यहाँ पे क्या हुआ, दीवार दिखने लगी, टाइल्स तो थी नहीं, तो मैंने इस तरीके से जो मेरे पास एक सनमाइका पड़ी थी घर पे, वो ही मैंने कारपेंटर से लगवा ली थी। तो बस इस तरीके से मतलब जुगाड़ यहाँ पे हो गया है कि अब मतलब ऑकवर्ड नहीं लगता देखने में। तो किचन की सफाई करते करते शाम हो गई है, अब सबको भूख लग रही है, तो बस ये है। अब इसको मुझे गर्म पानी में डालना है, हींग के गर्म पानी में मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिप करके रखूंगी, लगभग 10 मिनट के लिए। उसके अलावा ये मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है गोलगप्पे पानी का, और बस इसी तरीके से मैं पहले ही पेस्ट तैयार करके रख लेती हूँ। और बस उसके बाद फिर इसका पानी के साथ इसको मतलब मिक्स करके अच्छे से, और फिर क्या होता है, एक दिन पहले ही अगर गोलगप्पे का पानी बना के रख लो ना, तो पानी में भी इन सभी मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम गोलगप्पे खाते हैं उस समय तक। तो लगभग 24 घंटे पहले, मतलब 20 से 24 घंटे पहले ही अगर हम गोलगप्पे का पानी बना ले तो वो बेस्ट रहता है। और साथ में चटनी भी, इमली की चटनी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी जब बनाई थी, और ये हरी चटनी भी मैंने पीस के रख ली है, और पुदीना, धनिया और आम, कच्चा आम, ये सब चीजें डाल के बनाई है। और बस अभी तो मेरे को करने हैं भल्ले सर, तो उसके लिए बस मैंने इस तरीके से ये छोले उबाल के रख लिए थे सुबह ही, और साथ में थोड़े से आलू भी उबाल के रख लिए थे। तो अब बस सर्विंग करनी है इनकी भल्लों की। तो सबसे पहले मैं ना फटाफट से हींग का पानी डाल देती हूँ इसमें। और क्या होता है, जैसे भल्लों को अगर हींग के पानी में थोड़ी देर भिगो के रख देना, तो सारे भल्लों में बहुत अच्छा हींग का फ्लेवर आता है। तो किसी भी तरीके की चाट हो, जैसे गोलगप्पे का पानी हो या फिर कोई चटनी हो या फिर इस तरीके से भल्ले हो, तो उसमें अगर हींग का फ्लेवर आएगा तो जो स्वाद है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो बस ये हींग मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। अब हम 10 मिनट के लिए इसको ऐसे डिप कर देंगे। और डिस्टर्बेंस आ रही होगी, मैंने बताया आपको सामने वाले घर में चल रही है कंस्ट्रक्शन, और बिल्कुल सामने है, इसी वजह से ये विंडो भी मैं ज्यादातर अब बंद ही रखती हूँ। हाँ, सुबह शाम खोल लेती हूँ, जिस टाइम पे मतलब जो लेबर्स हैं वो चले जाते हैं उस टाइम पे मैं थोड़ी देर के लिए खोल लेती हूँ, लेकिन दिन में तो मुझे मजबूरी में बंद ही रखनी पड़ती है। तो बस अब इसको डिप कर दिया मैंने। अब ये लगभग 7-8 मिनट, 10 मिनट के लिए 7-8 मिनट में ही नॉर्मल हो जाएंगे। तो बस इनको इस तरीके से थोड़ी देर में इस तरीके से नीचे की ओर दबा के प्रेस करके, तब तक हम दही वगैरह तैयार कर लेते हैं। तो ये दही है, इसमें थोड़ा सा पानी डलेगा भल्लों की सर्विंग के लिए। एक बार इसको थोड़ा सा मथ लेती हूँ मैं। खूब गाढ़ी दही जमी है। अब तो गर्मियों में वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, खूब गाढ़ी दही जमती है। सर्दियों में बल्कि थोड़ी दिक्कत होती थी, उस टाइम मैं सोच रही थी ना कर्ड मेकर खरीदने की, पर मैंने कहा ये सर्दियां तो निकल गई, अब गर्मियों में ही कोई फायदा नहीं है। गर्मियों में तो अपने आप ही दही इतनी बढ़िया जमती है। ये तो
हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा मुझे नमक और कुछ मसाले डालने हैं। तो एक तो मैं डालूंगी इसमें काला नमक, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। बस ये तैयार हो गया। अब इसकी प्लेटिंग शुरू करते हैं और 5 मिनट देते हैं महलों को। ऐसा दोनों की ट्राई करो तो बस यहीं पे मैं आज के वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, और बस इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और उसके बाद फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और बैकग्राउंड में आप सुन रहे हैं रविंद्र जी की शाम की पूजा चल रही है। तो बस इसी पूजा के एक शुभ समय पे मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।